નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 સોચ અપની અપની જોઈશું। આ વિડીયોમાં આપણે પાઠની સમજૂતી જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ पाठ 7 सोच अपनी अपनी। तो यहाँ किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो यह पाठ में हम वाद विवाद देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, फिर इसके बाद इसके नीचे इस चित्र के आधारित प्रश्न दिए गए हैं, उस पर हमको वाद विवाद करना है। तो पहला प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। गांव के चित्र में नदी है, अपने उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। तो ये मेरे विचार से मैंने किया है। ये वर्गखंड में बच्चे अपने अपने वाद विवाद रख सकते हैं इसके जवाब में। प्रश्न 2 है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो मैं अपने हिसाब से जवाब बता रही हूँ कि गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने अपने खेतों में उगाए अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इसके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जाती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, इतने गांव में नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। प्रश्न 3 है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो मैं ये मेरे हिसाब से बता रही हूँ कि तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो मैं अपने विचार रखती हूँ यहाँ। तो हम इन मुद्दों को शामिल करना है प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज,
डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं यहाँ अपने विचार से लिख रही हूँ कि प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कैसे तो सबसे पहले दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाले अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन हैं। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए गए हुए। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। तो इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। तो विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि यह विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए कि उनके प्रयत्न से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। अब आगे का प्रश्न है कि कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो मैं अपने विचार यहाँ रख रही हूँ कि कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है तो तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। तो व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। तो कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तो तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार की उपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। आगे का प्रश्न है कि नीचे दिए गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दिया गया है कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो इसको ध्यान से हमें देखना है, पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो हम यहाँ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। प्रश्न 2 है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। आगे प्रश्न 3 है, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ सही जोड़े हमको मिलाना है। तो हम डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे यहाँ कि 424 प्रकाश वर्ष, तो यानी पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। आगे 1.6 करोड़ वर्ष यानी नए ग्रह की उम्र। आगे 10 करोड़ वर्ष, तो यानी पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। आगे स्पिट्जर स्पेस यानी नासा का टेलीस्कोप।
आगे कैरी रिसे, तो उसके सामने हम लिखेंगे वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इसका स्वाध्याय हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।